दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपको पूरा विस्तार से भी बताने वाला हूं कि राहुल गांधी जी क्या गिरफ्तार होंगे। क्या राहुल गांधी जी का जो सदस्यता है, इस कार्यकाल का सदस्यता जो 2024 तक है, क्या वो वापस आ सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। अब जैसे कि राहुल गांधी की सदस्यता किसने समाप्त किया, क्या लोकसभा अध्यक्ष ने या फिर अदालत ने। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो भी छोटा छोटा डाउट है आपके मन में, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके मन का सारा डाउट समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी संसद सदस्यता समाप्त, ये है इस वीडियो का हेडिंग। और इस वीडियो में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं उसको आप लोग पहले देख लीजिए। मानहानि यानी डिफेमेशन क्या है, इसको समझेंगे थोड़ा विस्तार से। सीआरपीसी की 2 धाराओं पर भी चर्चा होगा, 374 और 389। संविधान का एक अनुच्छेद है 136, इसको भी देखेंगे। पूर्णेश मोदी कौन है, इस पूरे कहानी को समझने से पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन से किरदार यहाँ पे होने वाले हैं। सूरत जिला कोर्ट, पूर्णेश मोदी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराएं, तो इतना कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। उसके बाद आप कहानी को पूरा विस्तार से समझ जाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में तो पूरा विस्तार से वर्णन है, निर्वाचन संबंधी बहुत सारे नियमों का वहाँ पर चर्चा है कि विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए क्या योग्यता होता है। इसके अलावा जो इलेक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। और ये एक कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत निर्मित किया गया था। क्योंकि इलेक्शन जो होता है, तो इलेक्शन आपको पता ही है, इलेक्शन के संबंधी बहुत सारे नियम होते हैं। सारे नियमों का यहाँ पर वर्णन है इस कानून में। और ये कानून संविधानोत्तर है, यानी ये संविधान से अलग एक कानून है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो ये मुद्दा आया है, इसको समझने के लिए आपको इसका धारा 8 को समझना होगा। और धारा 8 में भी जो उपधारा है 1, 2, 3, 4, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये अयोग्यता से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर कोई सांसद और विधायक हैं तो वो किस आधार पर अयोग्य हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा 8 का 1 और 8 का 2 क्या है। अगर कोई विधायक या सांसद के ऊपर हत्या, अस्पृश्यता, संविधान का अपमान, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहना, किसी धर्म जाति के विरुद्ध भावनाओं को भड़काना, ऐसा मामला चल रहा है और उसके बाद उस मामला में उनको सज़ा भी हुआ है, तब वो अयोग्य करार दिए जाएंगे और उनका सांसदी और विधायकी समाप्त हो जाएगा। यानी इस मामले में अगर सज़ा होता है, 8 का 1 और 8 का 2 यही है। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि कितना वर्ष का सज़ा हो, बस इन मामलों में सज़ा हो गया, अदालत ने सज़ा दे दिया, तो वो अयोग्य हो जाएंगे, यानी कि उनकी सांसदी ख़त्म। और जितना दिन का भी सज़ा होगा, जब सज़ा समाप्त होगा उसके बाद नेक्स्ट 6 साल तक, 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 8 का 1 और 8 का 2 क्या है। अब देखते हैं 8 का 3। अब 8 का 3 क्या है। अब राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा मामला है, यहाँ पर धारा 8 का 3 चर्चा में रहा। उपरोक्त मामलों के अलावा, यानी ये सब जो मैटर है, जो बाकी मामले हैं, उसमें अगर 2 वर्ष का किसी को सज़ा होता है, कम से कम 2 वर्ष का सज़ा होता है, इन मामलों के अलावा किसी अन्य मामले में 2 वर्ष का सज़ा होता है, तो उस विधायक या सांसद का सदस्यता समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो अयोग्य हो जाएगा। और 2 वर्ष का जो सज़ा है, जैसे ही समाप्त होगा उसके 6 वर्षों तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 6 वर्ष के बाद फिर चुनाव लड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 8 का 4 क्या है। धारा 8 का 4 ये कहता है कि निचली अदालत का जो डिसीजन है, अब जैसे कि अभी 23 मार्च को, यानी कि परसों, सूरत जिला कोर्ट ने सज़ा दिया राहुल गांधी जी को 2 वर्ष का। हालांकि 30 दिन का इसमें जमानत भी है, 30 दिन के लिए उनको बेल दिया गया है। तो लेकिन इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जैसे ही सूरत जिला कोर्ट ने उनको सज़ा दिया, उसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई। लेकिन अगर धारा 8 का 4 रहता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 8 का 4 रहता, तब ऐसा नहीं होता, तब उनकी संसद सदस्यता नहीं जाता। तो धारा 8 का 4 क्या था। धारा 8 का 4 ये था कि निचली अदालत का जो डिसीजन है, उस डिसीजन को 3 महीने के अंदर
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है विधायक या सांसद के द्वारा, तो उस स्थिति में विधायक या सांसद की विधायकी और सांसदी नहीं जाएगा। अगर 3 महीना के अंदर अपील करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर 8 का 4 रहता तब ये स्थिति था, लेकिन 8 का 4 अभी नहीं है। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013, यानी लिली थॉमस ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस कब था? 2013 में। उस केस पे सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये कहा कि धारा 8 का 4 असंवैधानिक है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो इस धारा को हटा दिया गया। अब आप लोगों ने मीडिया में एक बात अवश्य ही सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने 10 वर्ष पहले जो गलती किया, अगर वो गलती 10 वर्ष पहले नहीं करते तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाता। अब हुआ क्या था 10 वर्ष पहले? 2013 में आपने न्यूज़ चैनलों पे जरूर ही देखा होगा एक पुराना क्लिप 10 वर्ष पहले, जिसमें राहुल गांधी एक कागज़ को फाड़ते नजर आए हैं। तो वो क्या था, चलिए इस बात को समझते हैं। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा कि धारा 8 का 4 असंवैधानिक है, यानी इसको हटा देना है। सर्वोच्च न्यायपालिका के इस फैसले के खिलाफ उस समय का जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार एक अध्यादेश लाने का कोशिश कर रहा था। मतलब कांग्रेस सरकार का सोच था कि एक अध्यादेश लाया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ही सरकार के खिलाफ जाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका का ये डिसीजन सही है। तो अगर इस अध्यादेश को लाया जाता तो मे भी ऐसा पॉसिबल था कि धारा 8 का 4 बचा रह सकता था, तो वैसे में शायद उनकी सांसदी नहीं जाती। पश्चिमी सूरत विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा मानहानि का यानी कि डिफेमेशन का केस दर्ज कराया गया था अप्रैल 2019 में, और मानहानि में भी आपराधिक मानहानि का, जिसमें मैक्सिमम 2 वर्ष का सज़ा हो सकता है। तो आखिर ये केस क्यों दर्ज कराया पूर्णेश मोदी के द्वारा, चलिए इसको देखते हैं। बात है अप्रैल 2019 का। अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, और चूँकि उस समय लोकसभा का चुनाव भी होने वाला था। चुनावी भाषण के दौरान राहुल गांधी ध्यान दिया था इन सभी चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है। वो वहाँ पर नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर के लोगों को समझा रहे थे कि ये लोग देश का पैसा लेकर के भाग गए हैं। इसके बाद ये जो बयान है मोदी सरनेम को लेकर के, ये एक जनरलाइज्ड हो गया। इसके बाद पूर्णेश मोदी जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस फाइल करते हैं कि राहुल गांधी का जो बयान है वो मोदी समाज, मोदी समुदाय के लिए, मोदी समाज की सामाजिक प्रतिष्ठा को कम करने वाला है। तो ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। अब चूंकि मानहानि का जो उदाहरण है हमारे समाज में भरा हुआ है, लेकिन अब लोग ऐसे मामलों में जाहिर सी बात है वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, वो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोर्ट कचहरी पर कितना ज़्यादा प्रेशर है। कोर्ट पर प्रेशर इसलिए है कि कोर्ट में 3 करोड़ से भी ज़्यादा मामला लंबित है। अब यही राहुल गांधी जी का मामला देखिए, 4 साल लग गया फाइनल डिसीजन आने में कोर्ट के द्वारा। तो एक आम आदमी का अगर कोई मामला होगा, कोई किसी का अगर मानहानि करता है, वो आदमी कोर्ट जाता है, तो कोर्ट का फैसला आने में समझिए कितना ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मानहानि डिफेमेशन का जो केस होता है सामान्यतः आम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं उस स्तर पर आपने अवश्य ही सुना होगा। इसके प्रकार को देखते हैं, आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि। सिविल मानहानि क्या हुआ? अब जैसे आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल के द्वारा रोस्ट वीडियो बनाया जाता है, यानी कि एक जो फेमस यूट्यूबर है उसका कुछ ना कुछ कमी निकालना, उसके खिलाफ कुछ बातों को बोलना। तो ऐसा जो मामला है ये सिविल मानहानि का मामला बन सकता है। यानी जिसके खिलाफ कोई व्यक्ति रोस्ट कर रहा है यूट्यूब पर, तो वो व्यक्ति जो रोस्ट कर रहा है उसके खिलाफ सिविल मानहानि का मामला दर्ज करा सकता है। तो इसमें पनिशमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर बस माफ़ी मांग लेना होगा या कुछ पैसे का लेन देन होगा। तो इसके द्वारा ये जो केस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सिविल मानहानि को तो आपने समझ लिया। अब आप ये समझिए कि आपराधिक मानहानि होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति द्वेष की भावना से, जलन की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, नफरत की भावना से किसी समाज, व्यक्ति, धर्म, जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो ये आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। और इसमें पनिशमेंट क्या हो सकता है? तो इसमें अधिकतम 2 वर्ष का जेल हो सकता है, या पैसा हो सकता है, या माफ़ी भी यहाँ पर है। आपने एक बात ज़रूर सुना होगा मीडिया में कि राहुल गांधी से कोर्ट ने कहा था कि क्या आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं? तो उन्होंने कहा था कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो उम्मीद है कि इतना जो बात मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। आईपीसी का धारा 499 और 500 क्या है उसको समझिए। आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि से जुड़े हुए मामलों में केस दर्ज कराया जाता है, जबकि आईपीसी का जो धारा 500 है इसमें पनिशमेंट का चर्चा है, यानी कि मानहानि का जो मामला, आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि में क्या सज़ा होगा इसका चर्चा किया हुआ है आईपीसी का धारा
500 में। अब दोस्तों, चूंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो चुका है, संसद सदस्यता किस दिन समाप्त हुआ? राहुल गांधी की सदस्यता किसने समाप्त किया? क्या लोकसभा ने समाप्त किया? क्योंकि 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी होता है और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके आदेश के बाद लोकसभा सचिवालय ने वो एक अधिसूचना जारी किया। तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने समाप्त किया, लोकसभा अध्यक्ष ने समाप्त किया? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लोकसभा के द्वारा जो अधिसूचना जारी हुआ वो 24 मार्च को हुआ, जबकि एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 2023 को जैसे ही कोर्ट का फैसला आया वैसे ही उनकी सदस्यता खुद पर खुद समाप्त हो गई। यानी कि कोर्ट के फैसले के कारण ही इनकी सदस्यता समाप्त हुआ है, न कि लोकसभा सचिवालय के आदेश पर। हाँ, लोकसभा ने क्या किया? लोकसभा सचिवालय ने बस एक औपचारिकता को पूरा किया। सूरत का जो जिला कोर्ट है उसने राहुल गांधी को 30 दिन का जमानत दिया है। जमानत यानी बेल दिया है। अब बेल का क्या मतलब है? बेल का मतलब यह हुआ कि आपको समय दिया जाता है कि आप अपने बचाव के लिए कुछ करें, इसीलिए बेल दिया जाता है। बेल का मतलब ये नहीं है कि आपको सज़ा से मुक्त कर दिया गया। आपको बेल दिया जाता है इतने समय के लिए कि आप इतने समय में अपने बचाव के लिए कुछ करें। जो बेल होता है वो सामान्यतः मिल ही जाता है, ज़्यादातर मामलों में बेल मिल जाता है, जबकि एक्सट्रीम कंडीशन में ही जेल का सज़ा दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो अब देखिए, राहुल गांधी अगर 30 दिन के अंदर अपील करते हैं, यानी 23 मार्च से ये 30 दिन कैलकुलेट होगा, अगर 30 दिन के अंदर वो अपील करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जेल जाने से बच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के द्वारा अपील किया जाएगा 30 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। इसके बाद क्या होगा? अगर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, वो जहाँ भी जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ या हाई कोर्ट जाएँ, इसके बाद अगर वहाँ पर अभी का जो सज़ा है इस सज़ा को या तो कम कर दिया जाए या इस सज़ा को अगर कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में फिर से वो सांसद बन सकते हैं। अब चूँकि राहुल गांधी का सांसदी क्यों गया? तो राहुल गांधी का सांसदी इसलिए गया कि उनको 2 वर्ष का सज़ा हुआ है, और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसका धारा 8 के 3 में मेंशन है कि अगर 2 वर्ष का कम से कम सज़ा होता है तब ही सदस्यता समाप्त होगा। और अगर सूरत जिला कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसला के खिलाफ वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, इनका 2 वर्ष का सज़ा को 1 साल कर दिया जाए, या इस सज़ा को ही कैंसिल कर देता है, तो ऐसे में फिर से वो सांसद बन सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, सीआरपीसी का धारा 374 और 389, 374 और 389। 374 है सज़ा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, यानी किसी को भी अगर सज़ा मिला है लोअर कोर्ट में तो वो व्यक्ति या वो संस्था हायर कोर्ट में सीआरपीसी के धारा 374 के तहत अपील कर सकता है, वो व्यक्ति या वो संस्था। तो राहुल गांधी भी 374 के तहत उनको जो सज़ा मिला है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। सीआरपीसी का जो धारा 389 है उसके अंतर्गत सज़ा समाप्त करने का प्रावधान है। अगर भविष्य में राहुल गांधी जी का सज़ा समाप्त किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वो सीआरपीसी के जो धारा 389 है उसके अंतर्गत किया जाएगा। अब वो तो कोर्ट के ऊपर है, मैं बस एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर उनका सज़ा समाप्त होता है तो वो सीआरपीसी का धारा 389 के अंतर्गत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है कि वो भारत के किसी भी कोर्ट या किसी भी न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ आदेश दे सकता है, या किसी भी न्यायाधिकरण या किसी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को राहत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वो अगला चुनाव कब लड़ पाएंगे? तो देखिए, उस स्थिति में वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे 2 + 6 ईयर, क्योंकि 2 वर्ष का सज़ा है और 6 वर्ष, और क्योंकि जैसे ही सज़ा समाप्त होगा उसके 6 वर्ष तक कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उनको राहत नहीं दिया जाता है तो वो कुल 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 8 वर्ष आपको अब जोड़ लेना होगा 2023 से। तो वो तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राहुल गांधी को कितने वर्ष का जेल का सज़ा हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सर्वोच्च न्यायपालिका ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के किस धारा या उपधारा को 2013 में असंवैधानिक घोषित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा C 8 का 4। क्वेश्चन नंबर 3, मानहानि से संबंधित केस किस धारा से संबंधित हैं? IPC 499, CRPC 73, IPC 498, IPC 500।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा IPC 499। राहुल गांधी पर किस प्रकार के मानहानि का मुकदमा दर्ज था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा आपराधिक मानहानि। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल गांधी की सदस्यता किसने समाप्त किया? किसने ख़त्म की राहुल गांधी की सदस्यता? तो इसका आंसर होगा अदालत के फैसले के उपरांत स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान कार्यकाल में राहुल गांधी क्या फिर से सांसद बन सकते हैं? यस और नो? हाँ, बन सकते हैं अगर सर्वोच्च न्यायपालिका या उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 7, अगर राहुल गांधी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलता है तब कितने वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 + 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियमों के लिए भारतीय संसद के द्वारा किस अधिनियम को बनाया गया 1951 में? निर्वाचन संबंधी बहुत सारे नियम, जैसे कि विधायक सांसद का क्या योग्यता होना चाहिए आदि, तो इससे जुर्म बनाया गया 1951 में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी कोर्ट या न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ या तो आदेश दे सकता है या सुनवाई कर सकता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी एक विशेष पावर दिया गया है सर्वोच्च न्यायपालिका को, तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 135, आर्टिकल 136, आर्टिकल 140, आर्टिकल 112। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 136 यानी आर्टिकल 136। क्वेश्चन नंबर 10, CRPC के किस धारा में सज़ा समाप्त करने का प्रावधान है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 389।